हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड अंकल बेटा। देखिए, जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि कल की क्लास में कि कल जब मैं आऊंगा तो कुछ न्यू क्वेश्चंस लाऊंगा आपके लिए। पक्का देखिए, मैं ऐसे नहीं बोलता हूं, न्यू क्वेश्चंस लाऊंगा और वे न्यू क्वेश्चंस आपकी प्रिपरेशन को और हेल्प करेंगे। इजी और डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस होंगे। 1 घंटा लग जाए, 1.25 घंटा लग जाए या 45 मिनट्स लगे, वो डिपेंड करता है लेक्चर्स के टाइम के ऊपर। तो देखिए, अभ्यास सीरीज का 23 डे है। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, आप समझ सकते हो कि प्रोडक्शन इंजीनियरिंग वाव है बेटा, जान है मैकेनिकल की। अरे यार, अब जान को तो छोड़ नहीं सकते ना, अब जान को तो गले लगा के रखना पड़ेगा भाई। तो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग जो है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जान है, आप ये समझ लीजिए। तो हम लोग अभ्यास सीरीज के बारे में पढ़ रहे हैं, और अभ्यास सीरीज ये ऐसी सीरीज नहीं है जहां पे सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को थोप दिया गया, नहीं, आपके कॉन्सेप्ट के थ्रू सारी चीजें क्लियर की जाएगी। तो पिछले 23 दिन से ये सीरीज चलती आ रही है और चलती रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं कि हमारे बैच में क्या होगा। तो देखिए, सबसे बड़ी बात होगी, हमारे पास बैच स्टडी मटेरियल होगा। आपने बैनर्स देखे होंगे, पोस्टर्स देखे होंगे कि टॉप फैकल्टीज के आपके बैनर्स लगे हैं। डाउट सोल्विंग क्लासेस आपको मिलेगी, साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चन, डाउट सोल्विंग 1 by 1। आप, अगर मैं आपको नहीं समझा रहा, आप सीधा मेरी कंप्लेन कर दीजिए कि यार सर डाउट नहीं समझा रहे हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, आप मेरी कंप्लेन कर सकते हो अगर आपको मैंने डाउट नहीं क्लियर किया। तो डायरेक्टली बेटा आपको डाउट क्लास होगी, आप डाउट क्लास को करिए, इंजॉय से पढ़िए। तो ये सभी चीजें हमारे बैच में अवेलेबल है। ये बैच गेट का नहीं, गेट के साथ साथ जो भी आप यूपी RVUNL AE की तैयारी कर रहे हो या फिर MPPSC, आप सभी को पता है कि MPPSC AE की डेट जो अभी टेंटेटिव डेट आई है वो 3 जुलाई है। तो 3 जुलाई को भी आप एग्जाम देने जा सकते हो। इस तरीके से जो अपकमिंग एग्जाम्स होंगे उसमें भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन से। क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन के ऊपर आपका, और क्वेश्चन को लगाना स्टार्ट करिए। मैं टाइम भी दूंगा आपको, मैं एक बार क्वेश्चन को पढ़ देता हूं, उसके बाद आप लगाना स्टार्ट करिए। कहता है कि क्या, व्हेन टर्निंग ए वर्कपीस, 2 डिफरेंट टूल्स आर यूज्ड। इन फर्स्ट टूल नो नॉइज रेडियस इज प्रोवाइडेड। ओके, कोई नॉइज रेडियस प्रोवाइड ही नहीं कराया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। The side cutting and end cutting edge angle being 30 degree and 7 respectively. In the second tool, A nose radius, wow, A nose radius is 0.5, बोलने दो, is provided, nose radius दे दिया है। The feed used in the both cases 0.250 mm, correct. The ratio of maximum height of unevenness in the generated surface by tool 1 and tool 2. बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, पर मैं इसके साथ आपको हेडिंग दे देता हूं। साइड कटिंग एज एंगल इज 30 डिग्री और एंड कटिंग एज एंगल इज 7 डिग्री। फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए नोज रेडियस आर की जो वैल्यू है वो 0.5 mm है। एंड व्हाट अबाउट द फीड इज 0.250। इट्स टोटली अबाउट द सेकंड टूल एंड दिस वन इज अबाउट द फर्स्ट टूल। ओके, ये क्वेश्चन ने पूछा। अब यहां से हमें क्या पता लगता है बेटा, हमें तो एक चीज पता लगती है कि जो हमने पढ़ा फीड दोनों में सेम है, और फीड इसमें भी सेम है और ये भी सेम है, ठीक है। तो सर आपने एक चीज बताई थी, पीक टू वैली रफनेस, H की वैल्यू। तो H की वैल्यू पहले लिए F। अब देखो कोट के लिए क्या लगेगा, CE, मतलब एंड कटिंग एज एंगल, और 10 के लिए क्या लगेगा, साइड कटिंग एज एंगल की बात होगी। तो फीड कितना होगा बेटा, 0.250 डिवाइड बाई 10, 30 प्लस में कोट 7 डिग्री। इतनी बात हो गई। अब बस इसको सोल्व करिए एक बार बैठ के, मेरे कहने से सोल्व कर लीजिए। 1 डिवाइड बाई कोट 7 को तो ऐसे लिखना पड़ेगा, 10 7 प्लस में 10 30, 8.72, 0.250 डिवाइड बाई 8.72। जैसे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.02866, ये आ जाएगा H1। और किसमें बेटा, ये mm में यूनिट है तो mm में रख लेना, सिंपल सी बात है। अब सेकंड में आपको बताया था, जब मैंने पढ़ाया मेटल कटिंग को पढ़ाया, कि आपको क्या करना है कि जब आपको H मना नहीं होगा ओरिजिनल वाला, तो आप क्या लगाओगे, F² बाई 8R। और फीड कितनी है डियर, 0.250 का स्क्वायर डिवाइड बाई 8, ये 2 के लिए है तो 2 लिख दीजिए, मल्टीप्लाई बाई R। R कितना है देखो, रेडियस 0.5, तो 0.5। तो इसको सॉल्व कर लीजिए एक बार। 0.250 का स्क्वायर डिवाइड बाई 8
और डिवाइड बाई 0.5 जैसे सोल्व करोगे तो आंसर आएगा 0.015625। रेशियो पूछा है H1 बाई H2, नथिंग एज 0.015625 और उस तरफ वाला कितना बेटा 0.0286 समथिंग ऐसा है, तो आप कर लीजिए 0.0286 डिवाइड बाई 0.01562, तो ऐसा करने पे 1.830, तो अप्रोक्सीमेट 1.84 आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये आपका आंसर बन के आ गया। देख लीजिए कितना इजी है। जो बच्चे कमेंट्स करेंगे बहुत अच्छी बात है। देखिए कमेंट करने से क्या होगा, आपके जो डाउट है मुझे मिलेंगे कि भाई आपने सर कमेंट किया, मुझे डाउट है, यस सर नो सर, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सबसे बड़ी बात होती है। समझ में आना ही बहुत बड़ी बात है आपके लिए, ओके ना। तो इस टाइप का एक छोटा सा क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको मैंने दिखा दिया, सिंपल सा है ना, कोई मुझे लगता नहीं है कि इसमें कोई प्रॉब्लम है। इसमें ऐसा नहीं है कि भाई कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अब आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब दूसरी चीज, अब मैं बात करता हूं अपने एंड पे, ठीक है। अगर ये आपके डाउट होगा तो काम बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि भाई f² बाई 8r, ये आपकी बात बन गई यहां पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। The tool changing time for the tool is 2.5 minutes. Tool changing time, बात करें tool changing, समझने की कोशिश करना है। tool changing time ऐसे ही लिखना है, is equal to 2.5 minutes and the tool life for the maximum production rate. wow, tool life for the production rate, बात सुनिए कि प्रोडक्शन रेट के लिए टूल की लाइफ ये है। टूल चेंज, अरे चेंज करने का काम का मतलब क्या है, आप अपने, मैं हूं जैसे, अब मैं एड अंकल की टी शर्ट पहना हुआ, मैं घर पे जाऊंगा, ठीक है, तो मैं फ्रेशन अप होऊंगा, हाथ मुंह धोऊंगा सीधा जाके, तो मैं फिर दूसरे घर वाले कपड़े अलग पहनूंगा, है ना, पार्टी के जाने के लिए अलग। तो मैंने कपड़े चेंज किए, तो टूल खराब हो गया है, तो टूल को बदलने में चेंज हुआ 2.5 मिनट। टूल लाइफ, उस टूल की जो लाइफ है, टूल की लाइफ है आपकी 8 मिनट। तो देन द टेलर टूल लाइफ इक्वेशन एन को फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो बेटा एक फॉर्मूला आता है T इक्वल टू टी नोट इंटू 1 प्लस एन डिवाइड बाई एन, ये क्वेश्चन फॉर्मूला होता है। ये क्या आ गया सर, मैक्स टूल लाइफ होगा। तो देखिए 8 टी नोट इक्वल टू 2 मिनट, टूल चेंजिंग टाइम 2.5 मिनट, 1 डिवाइड बाई एन प्लस में 1 लिख लो, कितना इजी हो गया। इसको इधर ले जाइए, तो 8 डिवाइड बाई 2.5 माइनस 1 2.2, तो 1 डिवाइड बाई 2.2 इज नथिंग एज 0.45, 2.5 मिनट है ना, ये 8 मिनट है, तो 8 डिवाइड बाई 1 प्लस, सॉरी 1 प्लस लिख दिया मैंने, इसको रख करो 1 मिनट 1 सेकेंड प्लस टूल चेंजिंग टाइम, तो 2 नोट इक्वल टू 1 माइनस एन डिवाइड बाई एन, ये फॉर्मूला है। तो अब आप इसको क्या कर सकते हो सर, टी नोट कितना हो गया जी, 2 हो गया आपका, ये कितना हो गया जी 1 बाई एन माइनस 1। अब आप इसको सोल्व करिए, 8 डिवाइड बाई 2.5, अरे यार कहां पे जाओगे आप, 2.5, तो 2.5 माइनस 1, तो 2.2 है ना, माइनस 1 इधर प्लस 1, ओके, 8 डिवाइड बाई 2.2 प्लस का 1 और ये 4.6 आ गया, तो 1 डिवाइड बाई 4.63 नथिंग एज 0.21, तो ये एन की जो वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेट आ गई 2, अरे क्या हो रहा है, समथिंग आ गया जी 0.23 के आसपास आ जाएगा। दिस इज योर एन, ये बन के आ गया। तो t इक्वल टू टी नोट इंटू 1 माइनस एन डिवाइड बाई एन, तो ये बेसिक सा फॉर्मूला है जो आप करना है, वो प्लस लग जाता है जब आप एरो बनाते हो, तो ये माइनस वाली टर्म में बन के आ जाएगा। इजी, काफी इजी, इस तरीके से बनेगा। बट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जैसे आप खोलोगे, ये इजी नहीं है। देख लो क्वेश्चन कराया हुआ है सर, याद करो, रिकॉल करो सर, मेटल फॉर्मिंग, याद आया, मेटल फॉर्मिंग भाई, मेटल फॉर्मिंग। अब एक काम करो, ये टाइम मैं आपको देता हूं, अगली 3-4 मिनट आप इस क्वेश्चन को सोल्व करके मुझे बताइए जी, लीजिए टाइम। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये आप मुझे करके बताइए। बिल्कुल भाई, देखिए मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूं, वही सारी चीज है, आप मुझे बताइए एक बार कि सर ये मैंने किया है, बस इतना भी बता दोगे ना, काम बन जाएगा, मेरे लिए काम बन जाएगा। आप एक बार बताइए तो सही बेटा कि सर इसका कॉन्सेप्ट ये है, आप इसके थ्रू करिए, मैं कहूंगा बिल्कुल शाबाशी मिलेगी।
क्वेश्चन को करने की कोशिश तो की एटलीस्ट आपने, कोई तो करता तक नहीं है, सब सोचते कि हवाबाजी में, इसलिए बोला था कि आपके लिए न्यू क्वेश्चंस लाके दे रहा हूं। अब आप बात को समझिए कि क्यों लाके दे रहा हूं, इसलिए लाके दे रहा हूं। चलिए स्टार्ट हो जाइए, फटाफट करिए, मुझे आंसर चाहिए इसका, ठीक है। हाँ, ये 1 माइनस है ना, प्लस लग गया था, ये इसमें जल्दबाजी में लग जाता है, तो ये। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ये क्वेश्चन मुझे बताइए आप लोग कि सर ये क्वेश्चन कैसे होगा। बिल्कुल भाई, ऐसा क्वेश्चन तो देखने को भी नहीं मिलता है। खुद सोचो कि सर ये तो बन गया सिग्मा इक्वल टू के एप्सिलॉन की पावर 0.1, इजी, वेयर एप्सिलॉन इज द ट्विस्टेड एंड के इज द स्ट्रेंथ ऑफ कोफिशिएंट। द रोड मेड ऑफ द मटेरियल हैज लेंथ देखो, ओरिजिनल लेंथ इज 200 mm. The compressive load is applied on the rod to reduce the length by 10 mm. तो L फाइनल कितना हो जाएगा जी, 190 mm. And the load is removed. The young modulus of elasticity की बात कर रहे हैं, young modulus E 250 into 10 की पावर 9 पास्कल, सिंपल सी बात है। The final length, oh wow, after removing the load, सुनना, after removing the load, लिख लो उसको, आफ्टर रिमूविंग द लोड आपकी लेंथ कितनी हो गई बेटा, सर 190.1362 mm। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अपकमिंग गेट का एग्जाम बता रहा हूं मैं, अपकमिंग गेट में क्वेश्चन पूछा जाएगा 100%। अपकमिंग गेट एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा पक्का, 100% मिलेगा, ये मैं कह रहा हूं गारंटी के साथ, मिलेगा, पक्का मिलेगा, ऐसा कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट का मिलेगा ही मिलेगा। तो सर क्या करना चाहिए बेटा, पढ़ाया हुआ है एप्सिलॉन टी क्या होता है जी, ln इनटू, सर क्या है, सर आपको एच फाइनल डिवाइड बाय एल ओरिजिनल के बारे में पढ़ा ही नहीं, पढ़ा है सर, ln कितना हो गया जी 190, ओरिजिनल कितनी है 200, अभी तो फाइनल यहां तक पहुंचा ना, उसको तो बाद में देखेंगे बड़े भाई। अब देखो ln 190 डिवाइड बाई 200, जैसे मैं इसको करूंगा तो आंसर आएगा माइनस, माइनस इज द मैग्नीट्यूड कि भाई हाँ ये क्या हो रहा है जी, कंप्रेसिव हो रहा है, सिंपल बात, इतना कंप्रेसिव में आ गया। अभी आपने पढ़ा है कि सिग्मा इक्वल टू के एप्सिलॉन की पावर n, तो मैं यहां पे के लिख दूं, एप्सिलॉन आपको पता लग गया 0.5129 की पावर 0.1, और ये बच गया आपका सिग्मा। अरे हाँ या ना, पहले ये बताइए, इतना बच गया सर, इतना मुझे पता लग गया। अब देखिए इसी क्वेश्चन को घुमा दे जो गेट में आया हुआ था, क्या कि सर आपको तो ये मालूम है कि सिग्मा बाई एप्सिलॉन, मैंने कहा कि किसको नहीं मालूम है, बच्चे को मालूम है। उसने कहा कि जब आपको ये मालूम है सर, तो आप ये नहीं कर सकते कि एप्सिलॉन इक्वल टू सिग्मा बाई ई। मैंने कहा कि क्या बकवास कर रहे हो, उसने कहा कि सर यही बकवास कर रहा हूं कि क्या होती है सर ये, सर चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन में लेंथ। अब ये लेंथ कौन सी होगी सर, अब 190 तक पहुंच गए, अब आप 190 तक पहुंच गए ना, अब पहुंचने के बाद ये सिग्मा बाई ई हो गया। चेंज कितना हुआ सर, 190 पॉइंट, पीछे देखो 190.136 माइनस 190, तो सर चेंज कितना हो गया 0.1362 डिवाइड बाई, अब ओरिजिनल क्या लेंगे सर, 200 लोगे कि 190। अरे बात किसकी चल रही कि कहां से चेंज हुआ, आप समझे नहीं, आप 200 से 190 पे आए, 190 से फिर अब देखो आप क्या हुआ कि सर 200 से 190 आए, 190 से 190.1362 पे आए, तो पहले ये एल ओरिजिनल थी, एल फाइनल थी, अब ये क्या है, ये एल ओरिजिनल है, एल फाइनल है, बस, और इनके बीच का निकल जाएगा डेल्टा, तो 190 इक्वल टू सिग्मा, और ये कितना है जी 250 है ना, 250, ये निकल गया ना, क्वेश्चन देख लो भाई, यही है कि नहीं है, पहले ये देख लेना। और ये मेगा पास्कल 10 की पावर है ना, तो ये 3 बच जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3, क्यों, क्योंकि न्यूटन पर mm स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया है, सिंपल सी बात है, कट जाएगा, इधर से इधर कट जाएगा तो सारी चीजें डिडक्ट हो जाएगी। तो सर ये यहां से सिग्मा निकल के आ जाएगा, सिग्मा इज नथिंग एज 0.1362 मल्टीप्लाई बाई 250 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3 डिवाइड बाई 190, तो 179। क्या यही आ रहा है सभी का आंसर, अब मुझे पता नहीं है, 179 आ रहा है 0.21। अगर सपोज करो ये भी आ रहा है, तो क्या मैं सिग्मा को यहां पे पुटअप कर देता हूं, तो सिग्मा क्या वैल्यू क्या आ जाएगी
179.210 इक्वल टू के डिवाइड बाई 0.051 29 है ना, 29 की पावर 0.1 डिवाइड बाई 0.05129 की पावर 0.1। तो जैसे ही सोल्व किया तो बेटा के निकल के आ गया जी आपका 241.19 मेगा पास्कल। बस अब ये देख लीजिए ये आंसर बन के आया कि नहीं आया। इस आंसर स्ट्रेंथ, इस वर्ड को बोला उसने स्ट्रेंथ से डिनोट किया। देख लीजिए व्हाट अ लवली कॉन्सेप्ट। आप देख सकते हो ना कि कितना अच्छा कॉन्सेप्ट बन के आया ये वाला। इसको सोल्व करने के लिए हमने सारा गेम चला। अब आप देखिए ना ये वाला कॉन्सेप्ट है ना, तो आपको इन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए क्वेश्चन को ये नहीं समझना कि हलवा है। पूछ लिया आपसे, अब पिछली बार क्या हुआ था कि एल फाइनल दे दिया, ओरिजिनल पूछा था। जो प्रीवियस ईयर गेट था ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, उसमें आपसे फाइंड आउट कराया था जी फाइनल लेंथ। क्या था? फाइनल लेंथ आफ्टर रिमूविंग द लोड। आफ्टर रिमूविंग द लोड, रिमूविंग द लोड, लोड को हटाने के बाद आपका आंसर क्या होगा वो आपसे पूछा था। अब यहां पे क्या पूछ लिया? अब ये बताइए स्ट्रेंथ क्या होगी? स्ट्रेंथ तो निकालना पड़ेगा। कुछ बच्चे एल नोट को 200 करके आ जाएंगे। क्यों करके आएंगे? ये रीजन देख के। ऐसा रीजन देखो मैंने आपको बता दिया पहले ही ऑलरेडी, ऐसा होना है। आप समझ रहे हो कि इस तरीके से होगा और हर हाल में होगा। करेक्ट ना? अब बस बात आपको अब मद्देनजर आ गई होगी कि हाँ भाई जो सर करा रहे हैं उसमें कोई झोल नहीं है, बहुत अच्छा करा रहे हैं। देखिए कहा ना न्यू क्वेश्चंस होंगे, न्यू क्वेश्चंस की बाढ़ है इस बार। चाहिए ओवर हो जाए 1 घंटे में क्लास, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन को समझिए, बस क्वेश्चन को समझना ही एक खूबी है। बस देखिए डीसी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोलैरिटी, वेल्डिंग स्पीड स्मॉल v से डिनोट करते हैं, कैपिटल V से करते हैं। फीड रेट पूछा है, F से डिनोट कर दो। इलेक्ट्रोड डायमीटर D से, डेंसिटी, स्पेसिफिक हीट T है ना, टेम्परेचर ले लो है ना T, इलेक्ट्रोड लेटेंट हीट L, एम्बिएंट टेम्परेचर T नॉट, मेल्टिंग एफिशिएंसी Nm, मेल्टिंग electrical efficiency is not a melting efficiency, is a electrical efficiency and this one is nothing as melting efficiency। अब ये इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी को तो मैं ये कह सकता हूं कि ये इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी जो है इसको कुछ और कंसीडर कर लो, हीट ट्रांसफर एफिशिएंसी भी कर सकते हो। तो आपको थोड़ी देर के लिए एनएचटी मान लो। सर व्हाट अ लवली कॉन्सेप्ट है सर, आपने तो बता दिया। आप तो सर ये ऐसे हो जाएगा, सपोज कर लो, मान लो। मैं ये कहता हूं कि मानने में क्या जा रहा है, मान तो सभी लेते हैं। पूछा क्या है? करंट आई के बारे में बताइए, इतना पूछा। और क्या कहता है कि स्टेडी स्टेट गैस वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग का यूज हो रहा है। तो वेल्डिंग स्पीड के बारे में बात कर रहे हैं बाबा, सब कुछ दे दिया उसने। तो आपके पास बचा क्या? मैं ये तो पूछना चाह रहा हूं कि आपके पास अवेलेबल क्या है। बस कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि अवेलेबिलिटी बताइए। तो क्वेश्चन को आप सोल्व करिए, अगर जितना हो सकता है मुझे बताइए सोल्व करके जल्दी से। कोई इसमें टाइम लिमिट नहीं है, आप जितना अच्छा बता दोगे आंसर उतना अच्छा आ जाएगा। बिल्कुल बेटा बताइए, मुझे इसका आंसर चाहिए। आप मुझे आंसर बताइए कि सर इतना आंसर है बस। बिल्कुल बेटा, ऐसा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा क्वेश्चन देखने को भी नहीं मिलेगा। अगर आपको ये देखने को मिल जाए ना ऐसा क्वेश्चन, तो बेटा बहुत इजी, इजी क्या है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। आप समझिए कॉन्सेप्ट के बारे में, कॉन्सेप्ट बड़ा इजी है। क्या होगा सर? पूछा क्या कि हीट रिक्वायर्ड, करंट पूछा है ना, रिक्वायर्ड करंट। सर मैंने तो एक चीज पढ़ी है लाइफ में, उसने कहा कि बच्चे ने कहा कि सर बताइए। मैंने कहा कि सर एक फॉर्मूला होता है पावर इक्वल टू VI। उन्होंने कहा कि हाँ यार होता तो है, 40 वोल्ट हमने भी पढ़ा है, आपने भी पढ़ा है, बिल्कुल सबने पढ़ा है। सर पावर इक्वल टू VI ऐसे निकल सकता है? मैंने कहा कि पहले ट्राई करते हैं बोलना क्या चाह रहे हैं। कि जब इसने बोल दिया यहां पे सारी चीजें बोल दी है, तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये नगेट वेल्डिंग, जो नगेट है स्पोर्ट वेल्डिंग के तरीके से बोलना चाह रहा है कि भाई ये स्पोर्ट वेल्डिंग है, इस तरीके से बोल दिया जाए। तो उसने कहा कि सर ठीक है देखते हैं। उसने कहा कि ये 40 आई लिख लो इसको थोड़ी देर के लिए। मैंने कहा कि V इक्वल टू 40 और आई, तो यहां पे बात बन सकती है। उसने कहा कि हाँ ठीक है।
कुछ और सोचो, दिमाग क्या चल सकता है आपका कि सर और क्या चल जाएगा। इलेक्ट्रोड डायमीटर भी पूछा, सब कुछ पूछ लिया है इसने, तो मेल्टिंग एफिशिएंसी भी पूछ लिया। तो यहां पे हम क्वेश्चन को कैसे बना सकते हैं, रेट ऑफ मेल्टिंग दिया, डेंसिटी भी, और यूज सबका करना है, यूज सबका करना है। तो सबसे पहले लिख लो हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट द जॉइंट। पहली चीज, सबसे पहली चीज आपको बताइए हीट रिक्वायर्ड टू, क्योंकि प्रीवियस ईयर नहीं है ना, हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट द जॉइंट, तो प्रॉब्लम होगी ना सोल्व करने में, मेल्ट द जॉइंट। तो अब क्या होगा सर, वॉल्यूम के ऊपर बात करेंगे। सर हमने तो ये पढ़ा है एमसीपी डेल्टा टी प्लस में एमएल। मैंने कहा कि बहुत अच्छी बात है, मैंने कहा कि एम और एम को कॉमन ले लो, उसने कहा कि ठीक है सर डेल्टा टी और प्लस को एल को रख देते हैं। मैंने कहा कि बहुत अच्छी बात है, कर लो। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम मास का फॉर्मूला बन जाता है सीपी डेल्टा टी प्लस में एल, बिल्कुल अच्छी बात है। डेंसिटी देखिए, डेंसिटी गिवन है सर 8000, ये भी एक प्रॉब्लम है ना, चलो 8000 लिख लो, मास इंटू वॉल्यूम। एरिया सर पाई बाई 4 डी स्क्वायर, डी कितना है जी 1.5, मैंने कहा कि 1.5 का स्क्वायर लिख लो इंट ये। फीड देखिए, फीड रेट 14 मीटर पर मिनट, तो 14 डिवाइड बाई 60 कर लो। बात समझ में आ गई, ये मीटर में है पूरा, ये मीटर में है ये। अब देखो स्क्वायर है ना, इस स्क्वायर को हटाओ, अब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर -6 मल्टीप्लाई बाई 14 डिवाइड बाई 6। अब मीटर क्यूब पर एमएम आ गया, देखो ये बन गया जी मीटर क्यूब पर सेकंड बन गया, और ये कितना बन गया सर केजी पर मीटर क्यूब, करेक्ट ना। इनटू सीपी, सीपी की वैल्यू ढूंढो 600, अरे किलो 600 स्पेसिफिक हो गया ना, ये जो भी दे रखा है सर, ये लेटेंट हीट ये ना, ये 600 है, 600 किलो जूल होगा ना, 600 जूल होगा ये लीटर, ये तो एल बन गया है ना, कोई इसको छोड़ो, जूल पर केजी के, इस तरीके से लिख लो। तो लेटेंट हीट कितनी हो गई बच्चे, लेटेंट हीट हो गई आपकी 265 किलो जूल है ना, 265 वही है 265.5 265.6 किलो जूल, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, लिख लो। मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3, ये है। ये इधर वाला किस में था, ये जूल में दिखाई दिया आपको, ये जूल नहीं दिखाई दिया, इसको जूल लिख लो, ये जूल होगा, एल लिख में हो गया। स्पेसिफिक हीट 600 और चेंज इन टेम्परेचर 1580 में से 300 घटा दो, 1580 में से अगर मैं 300 को माइनस कर देता हूं तो 1280, तो 600 मल्टीप्लाई बाई 1280, तो ये हो जाएगा 600 मल्टीप्लाई बाई 1280। इतनी बात क्लियर है। अब आप इसको सोल्व कर लीजिए, आप इजी फॉर्मूला देख लो, तो बेटा 600 मल्टीप्लाई बाई 1280, पॉजिटिव का साइन 265.6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 14 मल्टीप्लाई बाई 1.5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई पाई मल्टीप्लाई बाई 8000, मैंने सारे कर दिए, डिवाइड बाई 240 और मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -6। जैसे ही करूंगा तो बेटा एक ही आंसर आ रहा है, आप लोगों का निकल के आया किसी का, मेरा निकल गया 3409। नहीं गलत तो नहीं हुआ ना कोई, यार प्लीज देख लेना, कोई गलत तो नहीं है ना, सॉरी, अरे यार देखो एक गलती है, अब देखो गलती कैसे हो रही है। चलो 300 लिख दिया क्या आपने, इसको 300 मत लिखो, ये मिस्टेक हो गई यहां पे, ये देखो ये थोड़ा सा चेंज हो गया, ये 300 नहीं है, ये 30 डिग्री सेल्सियस है, एम्बिएंट का है ना, तो ये 30 डिग्री लिख लो बेटा, ये हो जाएगा 1550 डिग्री। प्लीज इसको चेंज कर लेना, ये 300 लिख रहा है ना, 300 नहीं है, 30 डिग्री सेल्सियस, तो 30 डिग्री में ये हो जाएगा 1550, तो आप इसको 1550 लिख लो प्लीज, ज्यादा आ जाएगा है ना, हाँ आप इसको 1550 लिख लो, वो 300 के चक्कर में लगे रहे, वैसे 300 से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कोई वैसे नहीं है। मल्टीप्लाई बाई 1580 प्लस में 265.6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 14 मल्टीप्लाई बाई 1.5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई पाई मल्टीप्लाई बाई 8000 डिवाइड बाई 240 और मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -6। देखना कितना आ रहा है, 4000 आ रहा है मेरा आंसर, आप लोगों को कितना आ रहा है, एक बार सोल्व कर लो यार, मिस्टेक लग रही है। 1.5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई पाई रह गया यार, फिर से पाई मल्टीप्लाई बाई 8000 मल्टीप्लाई बाई 14 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर अरे यार इधर से करो ना, 600 अरे
265.6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3 प्लस में लिखो 600 मल्टीप्लाई बाई 1580 होगा ना, 1580 माइनस 30 1550, अरे फिर से 1550, ये 1550 माइनस होके आ गया है तो माइनस 1550 आ गया है, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई 1550, ओके, मल्टीप्लाई बाई 14 मल्टीप्लाई बाई 1.5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई पाई मल्टीप्लाई बाई 8000 डिवाइड बाई 240 और डिवाइड बाई 10 की पावर माइनस 6 एग्जैक्टली। अब आ गया है, अब आपका आंसर आ गया बेटा, ये आ गया जी। अब आप इसको सोल्व कर सकते हो, जो आंसर बन के आया वो बन के आया 3943.89, ये मेरा आंसर बन के आया। अब आप इसको चेक कर लीजिए, जितने बच्चे देख रहे हैं जूल पर सेकंड, तो ये आंसर आ गया जी आपका जूल पर सेकंड में। और जितने बच्चे इसको देख रहे हैं उसको सही करिए बिल्कुल, ठीक है ना, बिल्कुल यही आंसर आएगा। तो इतना आंसर आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया होगा, जितने बच्चे इसको देख रहे हैं जल्दी से जल्दी इसको सोल्व कर लो भाई, ये आंसर बन के आ जाएगा। अब ये देखिए क्या कह रहा है जी, मेल्टिंग एफिशिएंसी 40% है। अब यार अब आपने क्या पढ़ा था, खुद सोचो, खुद सोचो। देखिए अगर मैं मेल्टिंग एफिशिएंसी की बात करूं तो मेल्टिंग एफिशिएंसी बोलता क्या है सर, जूल पर सेकंड डिवाइड बाई जूल पर सेकंड। अगर मैं यहां लिख दूं हीट रेट टू मेल्ट दी जॉइंट, मेल्ट हीट रेट टू मेल्ट दी जॉइंट डिवाइड बाई, अगर मैं यहां पे पावर लिख दूं, पावर लिख दूं, पावर लिखना कोई बुरी बात थोड़ी है, तो ये कितना हो गया जी 0.4 इक्वल टू रेट ऑफ मेल्टिंग कितना निकल के आया 3, कितना निकल के आया जी 3943.89 डिवाइड बाई ये कितना हो गया बेटा आपका 26i। तो 26i को अगर यहां से निकाले आप तो ये 26i, तो क्या आप i नहीं निकाल सकते क्या यहां से, तो देखिए i इक्वल टू 3943.89 डिवाइड बाई 26 मल्टीप्लाई बाई 0.4, बस हो गया आंसर। तो 3943.89 डिवाइड बाई 26 एंड डिवाइड बाई 0.4, तो 379, तो 379.220 एम्पियर इज द आंसर। देखिए अब आप देख लीजिए डिफिकल्ट क्वेश्चन है कि नहीं है, थोड़ा सा लॉजिक लगाया, बड़ा क्वेश्चन है, देखिए लगाया, इस इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी का कोई यूज हुआ ही नहीं है यहां पे, ये तो ऐसी की ऐसी रखी रह गई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तो हमने हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट द जॉइंट निकाला। काफी बच्चों को हो सकता है कि प्रॉब्लम हुई हो निकालने में, तो मुझे नहीं लगता कि यहां पे निकालने में किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हुई हो। आपको ये सॉल्व करना था, करते रहना है और करिए प्लीज। तो जितने बच्चे भी इसको देख रहे हैं वो जल्दी से जाके एक तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बिल्कुल मत भूलिए। तो जितना जल्दी हो सकता है जाइए और लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। अब देख लीजिए इतना प्यारा कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है, ये करना। सर ये 1550 कैसा है, अरे डेल्टा टी, अरे डेल्टा टी कितना है सर 1580 माइनस 30 डिग्री सेल्सियस। अब ये डिग्री सेल्सियस क्या, यही सेम केल्विन में है। अब कोई बच्चा कहेगा सर केल्विन में करके बताइए, तो बेटा देखिए केल्विन में क्या होगा 1580 प्लस 273 माइनस 30 प्लस के 273, तो बात घूम फिर के वही आएगी। आप इसको डिग्री सेल्सियस में लिख लो या केल्विन में लिख लो, घूम फिर के 1550 ही निकल के आएगा। इसलिए माइनस में जब भी आए तो आपको केल्विन में कन्वर्ट करने की नीड ही नहीं है, डायरेक्टली लिख दो। मेरा हिसाब किताब तो यही रहा है। व्हाट अ लवली कॉन्सेप्ट। इस क्वेश्चन को थोड़ा दूर में देखते हैं, पहले कुछ ऐसे क्वेश्चन जो अभी है यहां पे उनको करते हैं, वो लास्ट में करेंगे, सबसे लास्ट में करिए, इसको करिए, इस क्वेश्चन को करिए प्लीज। 2 ये वाला फ्लैट वाला वो भी तो करेंगे, वो भी इजी है, वो ऐसी कोई बात नहीं है कि उसको नहीं कर सकते, इजी है, कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। पहले इसको करिए। 2 थिक फ्लैट, देखिए करना तो पड़ेगा बेटा आपको। ये थिक्स आर बीइंग स्पॉट वेल्डिंग यूजिंग अ करंट। यार गिवन मैं जब दे रहा हूं आपको लिख के, तो गिवन क्या आप कर नहीं सकते, टाइम इज 0.2, इलेक्ट्रोड डायमीटर d इक्वल टू 8 mm, रेजिस्टेंस इक्वल टू 160 माइक्रोन ओम लिख लो, है ना, माइक्रोन ओम, 160 माइक्रोन ओम है ना, गिवन दिस वन इज अ गिवन, तो दिस वन इज अ माइक्रोन ओम। देन द हीट जनरेटेड इन द वेल्ड जोन इज किलोजूल और मेल्टिंग एफिशिएंसी 0, तो सर H इक्वल टू मेल्टिंग एफिशिएंसी के साथ मल्टीप्लाई कर दो I स्क्वायर RT।
h इक्वल टू 0.85 मल्टीप्लाई बाई 5000 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 180 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -6 मल्टीप्लाई बाई 0.2। तो अब आप इसको सोल्व करके बता दीजिए। 0.85 मल्टीप्लाई बाई 5000 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 160 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -6 मल्टीप्लाई बाई 0.2 दैट इज 680। तो आपका निकल के आ गया जी 680 जूल, और किलो जूल में क्या आएगा 0.680 किलो जूल इज द आंसर, इज द आंसर। ये आपका आंसर हो गया। इज द इजी और नॉट, प्लीज बताइए, अरे प्लीज बताइए ना। अब आप ये देखिए, सिंपल सी बात है, क्वेश्चंस की भावना को समझो। पूछा है तो माइक्रोन ओम है तो माइक्रोन ओम लेना, रेजिस्टेंस 160 थोड़ी होता है इसमें, तो रेजिस्टेंस ये थोड़ा सा छूट गया होगा, माइक्रोन ओम, तो आप माइक्रोन ओम लिख के इस पे काम चलाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट अ लवली क्वेश्चन। देखिए ऐसा क्वेश्चन तो देखने को भी नहीं मिलेगा सर्दियों में, सर्दियां निकल जाएगी पर ऐसा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा बेटा, बिल्कुल गारंटी के साथ लिख के देता हूं मैं। एन ऑक्सोएथिलीन, अरे ऑक्सी एसिथिलीन है ये, पढ़ा नहीं जाएगा ना, नहीं पढ़ा जाएगा। तो गैस वेल्डिंग का टाइप है ऑक्सी एसिथिलीन टॉर्च, जिसके अंदर 3 आपके फ्लेम्स होते हैं, न्यूट्रल फ्लेम, ऑक्सी एसिथिलीन फ्लेम बोलते हैं, है ना, एक कार्बोडाइजिंग फ्लेम, इस तरीके से 3 फ्लेम होते हैं। टॉर्च सप्लाई, सप्लाई जो टॉर्च है जहां पे मिक्सर होता है 0.3 मीटर क्यूब ऑफ C2H2 पर आर, सप्लाई कर रहा है 0.3 मीटर क्यूब ऑफ C2H पर आर, ओके, एंड द इक्वल वॉल्यूम रेट ऑफ ऑक्सीजन फॉर अ वेल्डिंग ऑपरेशन ऑन 4 mm thick स्टेट प्लेट, heat generated by combustion is transferred to the work surface with a heat transfer factor is 0.20 यूज होगा if 80% of the heat from the frame is concentrated in a circular area on the work surface that 10 meter in diameter, then the average power intensity in this circular area is वोट पर mm स्क्वायर में पूछा। मतलब इसका मतलब ये क्या होगा कि ऊपर तो पावर लिखी आएगी और डिवाइड बाई नीचे होने वाला है एरिया, जिसकी यूनिट बनती है वोट पर mm स्क्वायर। बस ये था, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई यहां तक। टोटल हीट कंबशन, ये सारी चीजें बोल दी, तो इसका मतलब ये मैं सारी चीजें ऊपर की अभी अंडरलाइन चीजों को हटा देता हूं। तो ये तो अभी क्वेश्चन पढ़ने का तरीका था, अब इसको करने का तरीका क्या है। तो लिखो पहला, रेट ऑफ हीट जनरेटेड, रेट ऑफ हीट जनरेटेड बाय टॉर्च, जनरेटेड बाय टॉर्च। अब आप बड़े ध्यान से सुनना, कितनी जनरेट कर रही है हीट, वो कह रहा है कि 0.3 मीटर क्यूब है। मैंने कहा कि बिल्कुल मल्टीप्लाई बाई कितना टोटल हीट कंबशन है बेटा 55 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 6, इसकी यूनिट मीटर क्यूब मल्टीप्लाई बाई जूल पर मीटर क्यूब। आप बात को समझिए, आपको इस तरीके से करना ही होगा। मीटर क्यूब दिया हुआ है तो C2H2 को पर घंटा जलना है, तो देखो ये रहा C2H2 को पर घंटा जलाने के लिए इतनी जूल की जरूरत है। बस आ गया आंसर ये 55 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाई 0.3, तो आंसर देखो कितना आ गया है 16, अरे जूल है ना, तो 16 5 1 2 3 4 5 जूल पर मीटर क्यूब है, पर घंटा, पर घंटा। तो यार अब आप इसको कैसे निकालोगे सर, ये तो ऐसा निकल गया कि जूल पर आर आ गया है। अब इसको जूल पर सेकंड में बदलने के लिए डिवाइड बाई 3600 कर दीजिए, तो 4583, तो 4583.33 जूल पर सेकंड। अरे ये तो कह रहा है ना पर आर, तो पर आर ये रहा यहां पे, तो ये बन गया आपका जूल पर आर। समझने की कोशिश करिए कि भाई रेट ऑफ हीट जनरेटेड बाय टॉर्च इतना है, 0.3 mm क्यूब ले रहा है एक को जलाने के लिए, तो वो कह रहा है कि 1 mm क्यूब में आपका 55 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 6 हीट कंबशन जनरेट होता है, कंबशन होता है। तो 0.3 में क्या हो जाएगा सर, इतना हो जाएगा कि 1 घंटे में इतना हो जाता है, तो सेकंड में आपने निकाल लिया। अब पूछ रहे कि हीट फैक्टर है, देखो हीट ट्रांसफर फैक्टर कह रहा है कि 0.20 है, तो अब विद हीट ट्रांसफर, विद अ हीट ट्रांसफर आप लिखो यहां पे विद हीट ट्रांसफर रेट, विद हीट ट्रांसफर रेट। अब आप हीट ट्रांसफर रेट का क्या हो जाएगा सर, 0.2 मल्टीप्लाई बाई 4583.33, तो मल्टीप्लाई बाई 0.2 कर दोगे तो 916 आ जाएगा।
तो 916.66 जूल पर सेकेंड, ये हो गया जी। द रेट ऑफ हीट रिसीव्ड, मतलब अब ये क्या निकल के आया जी, रेट ऑफ हीट रिसीव्ड बाई सरफेस, इतनी बात आ गई, जूल पर सेकेंड। देखिए सर तंग मत करिए, बस सुनिए, बस परेशान नहीं करना, कुछ सुनना है। अब ये क्या कह रहा है जी सर, 80% सुनना, इफ 80% ऑफ हीट फ्रॉम द फ्लेम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन अ सर्कुलर एरिया, कितने परसेंट सर्कुलेटेड हो रही है सर, 80% हो रही है। तो अगर मैं एरिया की बात करूं मेरे लाल, तो एरिया क्या है, सर्कुलर है, तो एरिया क्या बन गया जी, π/4 d स्क्वायर, और डायमीटर कितना बोल रहा है सर क्वेश्चन में, 10 mm, तो ये कितना हो जाएगा, पाई मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई 4, 25 पाई हो गया, तो 25 पाई कितना हो गया जी, 78.54, बात समझ में ना, mm स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो आपका ये बन क्या है, पावर इंटेंसिटी, ये क्या कह रहे जी, पावर इंटेंसिटी, पावर इंटेंसिटी कितनी हो गई सर, पावर इंटेंसिटी तो हो गई 0.8%, जीरो देखो ये रहा, पढ़ो कि भाई फैक्टर इफ 80% ऑफ द हीट फ्रॉम द फ्लेम इज कंसिडर्ड इन द सर्कुलर एरिया ऑन द वर्क सरफेस इतना, देन द एवरेज पावर, तो 0.8 मल्टीप्लाई बाई 916.66 डिवाइड बाई 78.54, जो मेरा आंसर है 54 आ गया जी। बस इसको सोल्व कर लीजिए, 916.66 मल्टीप्लाई बाई 0.8 डिवाइड बाई 78.54, जैसे सोल्व करोगे तो 9.337 कितना वोट पर mm स्क्वायर, ये आपका बेटा आ गया आंसर। देखो इतना तकड़ा क्वेश्चन, गेट से भी तकड़ा क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया, गेट से भी। देखिए ये आपकी कैल्सियम है, मेरी कैल्सियम है 9.3370, तो 9.34 भी लिख सकते हो। तो इस तरीके से होता है। ये क्या कह रहा है जी, सुनो, इफ 80% ऑफ हीट फ्रॉम द फ्रेम इज कंसंट्रेटेड इन द एरिया, इतना है, कंसंट्रेटेड इन अ सर्कुलर एरिया, इतना कर रहा है, इतना कर रहा है, तो पावर इंटेंसिटी कितनी हो गई भाई, कंप्लीट एरिया तो इतना है, 80% कॉन्सेंट्रेट हो रहा है, तो 8 डिवाइड बाई 80 कर दो, तो डिवाइड बाई 80% में ये आपका निकल के आ जाएगा, हीट फ्लेम इज कॉन्सेंट्रेटेड। बिल्कुल ना, अब बताइए कोई डाउट हो तो क्लियर यहां तक, जो बच्चे देख रहे हैं कोई भी प्रॉब्लम हो तुरंत बता देना कि सर डाउट है, मैं आपको फिर से समझा दूंगा। आप बस कमेंट करना मत भूलिए, जो भी चेक होते हैं आपके कमेंट होते हैं, चाहे लाइव हो रिकॉर्डेड हो, जो पिछली वीडियोस होती है उसमें भी कमेंट आते रहते हैं कि सर पढ़ने पड़ते हैं। बच्चे को हमने वादा किया कि हम आपको तुरंत जवाब देंगे, जैसी वीडियो देखेंगे तुरंत जवाब देंगे। ठीक है, तो ये आपकी पावर इंटेंसिटी बन के आ गई, सिंपल एक्स। इतना तगड़ा क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया, आपको कहीं नहीं मिलेगा ये क्वेश्चन देखने के लिए, और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, गारंटी मैं जरूर देता हूं सर, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस हो चुका है मतलब पढ़ाने का, कि अगर आप कोई बच्चा कहेगा कि सर गारंटी नहीं दे रहे हो, तो यार ऐसे नहीं होगा ना, समझो बात को, गारंटी के साथ काम करना पड़ता है। ए 25 mm थिक, तो H नॉट 25 mm गिवन है, विड्थ इक्वल टू 400 mm विड्थ है ना, डायमीटर इक्वल टू 500 mm। कहते हैं कि द वर्क थिकनेस टू बी रिड्यूस, वाओ देखो, रिड्यूस टू दी 2.2 सेंटीमीटर, तो H फाइनल इज 22 mm है रे बेबा। बच्चे समझा कि कितना HF बेटा जी 22 mm है एक पास में, वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया ना। द वर्क मटेरियल फ्लो स्ट्रेस सिग्मा इक्वल टू 175 मेगा पास्कल। दी टॉर्क रिक्वायर्ड टू ड्राइव ईच रोल, एक रोल को ड्राइव करने के लिए कितने किलो न्यूटन मीटर की टॉर्क की जरूरत है, कितने टॉर्क की जरूरत है। सर टॉर्क क्या होगा, सर मुझे तो मालूम ही नहीं है, आपको ज्यादा मालूम है, तो सबसे पहले निकालते हैं लेंथ इक्वल टू अंडर रूट एल आर अंडर, तो रेडियस कितना है बेटा सर 250 मल्टीप्लाई बाई कितना है जी डेल्टा डेल एच सर 25 माइनस 22 इक्वल टू 3, तो 750, तो 750 हो गया तो 27 आ गया जी, तो 27.386। अब एरिया की बात कर लेते हैं सर एल बी, तो एल बी ये रहा बी, विड्थ को बी बोला है ना, तो 27.386 mm मल्टीप्लाई बाई सर 400 mm स्क्वायर हो जाएगा,
तो मल्टीप्लाई बाई 400 कर दिया है सर, कितना आ गया है 10954.45 mm स्क्वायर। अब निकालते हैं सर फोर्स, सिग्मा दिया हुआ है सर, सिग्मा मल्टीप्लाई बाई एरिया, सिग्मा कितना दिया सर 175, तो मल्टीप्लाई बाई एरिया, तो एरिया हो जाएगा यही हो जाएगा, क्योंकि मेगा पास्कल तो कट चुका है, तो ये तो हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 175, तो एरिया आ जाएगा 1917028.9 न्यूटन। तो ये 1000 तो 1917.028 किलो न्यूटन। इतनी बात समझ में आ गई बच्चे लोग? सर आ गई होगी। अब क्या निकालना है सर? टॉर्क निकालना है। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है सर? फोर्स मल्टीप्लाई बाई ए। तो फोर्स मल्टीप्लाई बाई ए, आर्म लेंथ, ए फॉर आर्म लेंथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, तो 0.5 ऑफ एलपी। फोर्स की वैल्यू क्या है बच्चे? अच्छा आगे चला गया क्या? 1917.028 0.5 डिवाइड बाई 1000, क्योंकि मीटर में कन्वर्ट करना है, बिकॉज एलपी ऑलरेडी कितना 27.367। अरे यार आगे चला गया क्या? तो 27.386 जो भी है एमएम में, तो ये हो जाएगा डिवाइड बाई 1000, अगेन डिवाइड बाई 1000 मल्टीप्लाई बाई 0.5 मल्टीप्लाई बाई 27.386। जैसे सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 26.249 किलो न्यूटन मीटर। ये बन गया जी मीटर। दिस इज द आंसर। हर एक रोलर पे आपको इतना टॉर्क डेवलप होगा। तो देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि टॉर्क रिक्वायर्ड टू ड्राइव ईच रोल, हर एक रोल को ड्राइव करने के लिए कितना, नंबर ऑफ रोलर नहीं बोला उसने, कितना, कितने रोल, कितना टॉर्क लगेगा एक रोलर पे, तो ये लगेगा। अब बताइए, इजी ना। अब आप बताइए, जो आपका मैकेनिकल का भाई है, आप मुझे भाई बोल लीजिए, सर बोल लीजिए, गुरु बोल लीजिए, यार इतना इजी करके बता रहा हूं तो क्या चाहिए आपको? खुद सोचिए। एक एक कॉन्सेप्ट बच्चा पागल हो जाता है जब क्लास में होता है, कहता है कि सर बता दो बस, हमें तो ये चाहिए। अब देखो क्या कहता है, व्हाट अ लवली कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हुए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग, जैसे ही इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग आए तो फॉर्मूला तैयार होना चाहिए, MRR इक्वल टू EI बाई एफ रो। MRR सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 2.5 सेंटीक्यूबर पर मिनट है, डिवाइड बाई 60 इक्वल टू E एटॉमिक वेट अपॉन में वैलेंसी, तो कितना हो जाता है 28 मल्टीप्लाई बाई आई। प्लीज कन्वर्ट इनटू F 96500 मल्टीप्लाई बाई 8 ग्राम, बस बेटा आई निकल गया। 2.5 मल्टीप्लाई बाई 96500 मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइड बाई 60 और डिवाइड बाई 28, जैसे ही निकला तो आई की वैल्यू निकल के आ गई 1148.80 एम्पियर। ये आपका आंसर आ गया। अब आप ये बताइए, ये आंसर आपका आया नहीं मेरे लाल? देख लो भाई, इतना इजी कॉन्सेप्ट कहीं नहीं मिलेगा, बिल्कुल गारंटी के साथ कह रहा हूं। आपको मिलेगा पर इतना इजी नहीं मिलेगा, सीधा सिंपल सी बात। तो प्लीज कन्वर्ट इनटू सेकंड, सेकंड में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। भाई हमें क्या जा रहा है? हमें तो पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ाना है, पढ़ाना है, पढ़ाना है। संस्कृत आती है? सहतम है ना, ऐसा कुछ था ना, राम रामे रामो है ना। तो भाई हमें तो यही है, पढ़ती पढ़ती पढ़ानी। हमने संस्कृत पढ़ी, भूल गया यार, 10वीं में पढ़ी थी, तो संस्कृत है, स्लोगन आते भी है काफी सारे। तो बेटा आपको पढ़ना है, बस काम करिए कि जैसे संस्कृत को पढ़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है ना, पर आप जब लाइन में आओगे 2-3 महीने बाद तो सब कुछ आ जाएगा। तो प्यारे बच्चे, आप भी जब 2-3 महीने रेगुलर हो जाओगे ना तो टाइम टेबल बन जाएगा। अनकट चिप थिकनेस, अनकट T, चिप थिकनेस TC, कटिंग फोर्स F, थ्रस्ट फोर्स FN, रेक एंगल ये 8 डिग्री होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। रेक एंगल कितना? 8 डिग्री होगा ना। चलिए 80 नहीं होगा, ये 8 डिग्री होगा, है ना। अल्फा शेयर प्लेन एरिया, जहां पर आप लिखते हो एरिया S, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, जूल पर mm क्यूब में पूछा। तो सबसे पहले R निकालते हैं। R क्या होता है? T बाई TC, 0.2 डिवाइड बाई 0.4, नथिंग है 0.5। फिर उसके बाद क्या निकालते हो सर? tan फाई, और tan फाई क्या होता है? R cos अल्फा डिवाइड बाई 1 माइनस R sin अल्फा। R की वैल्यू 0.5, cos 8
डिवाइड बाई 1 माइनस 0.5 साइन 8, तो 0.5 कोस 8 डिवाइड बाई 1 माइनस 0.5 साइन 8, और ये कर देता है tan इनवर्स, तो 28.0, बिल्कुल एग्जैक्टली 28.02 डिग्री। ये क्वेश्चन आ गया। अब पूछ रहे स्ट्रेन एनर्जी, पूछे वॉल्यूम में पूछा उसने, वॉल्यूम में स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम में निकालने के लिए जब उसने ये एएस दिया तो एएस का कुछ मीनिंग होगा ना, तो अगर आपको एरिया पता होगा, एरिया क्या होता है सर, बीटी अपॉन में साइन फाइव, याद करिए पढ़ाया हुआ है बीटी साइन फाइव, इसलिए यहां पे आ गया हूं जल्दी से बीटी। तो विड्थ कहीं गिवन है क्या सर, एरिया ऑफ प्लेन गिवन है, तो मैंने कहा कि कितना है 10, बी कितना है सर पता नहीं, टी कितना है बेटा 0.4 डिवाइड बाई साइन 28.02, तो इसको कर देते हैं साइन मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइड बाई 0.4, तो बी जो आपका बी है वो आ जाएगा आपका 11.74 mm। विड्थ बता रहा है। अब नहीं भी निकालोगे तो बीटी डायरेक्टली लिख लो, अगर आप चाहो तो बीटी भी डायरेक्टली लिख सकते हो, तो बीटी डायरेक्टली कितना आ जाएगा 4.6 आ जाएगा समथिंग, है ना। ये ऐसे डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक। सर स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम सर आप समझ नहीं रहे हो, हमारे लिए कितना डिफिकल्ट हो रहा है, पर यूनिट वॉल्यूम। बेटा मैं नहीं बता रहा हूं, सुनो ध्यान से क्या कह रहा है सर, ई स्पेसिफिक एनर्जी पढ़ा है, हाँ सर पढ़ा है, वही पूछ रहा है क्या कि एफ सी मल्टीप्लाई बाई वी इक्वल टू बी टी मल्टीप्लाई बाई वी, तो न्यूटन मीटर पर मिनट डिवाइड बाई ये mm स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई मीटर पर मिनट होता है। सर देखो ये mm है तो मल्टीप्लाई बाई 1000 कर देंगे, ये तो कट जाएगा ऐसे, तो आपका क्या बचेगा सिर्फ जूल, ऊपर का मिनट है ना ये बच गया, तो आपका क्या बचेगा जूल पर mm क्यूब बचेगा। आप बात समझ में आ गई। अरे यार देखो ना न्यूटन मीटर, तो ये तो कन्वर्ट हो गया जूल पर मिनट में, अब ये बच गया मिनट, नीचे वाला मिनट है ना, ये भी mm में कन्वर्ट हो गया, अब ये सिर्फ एक मिनट बचा, तो मिनट से मिनट उड़ गया, तो आपके पास v से v तो उड़ गया, वेलोसिटी सेम है, तो fc डिवाइड बाई 1000 bt, तो fc की वैल्यू देखो गिवन कितनी है 900 न्यूटन डिवाइड बाई 1000, और bt अगर आप bt भी यहां से निकाल लो ना बेटा bt, तो bt भी निकाल लो साइन 28.02 मल्टीप्लाई बाई 10, तो bt की जो वैल्यू है वो नथिंग एज 4.69, ऐसे भी निकाल सकते हैं bt 4.697, तो 4.697, तो 4.697, तो अब आप इसको कर सकते हैं, तो 900 डिवाइड बाई 1000 डिवाइड बाई 4.697, जैसे ही सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 0.1916 जूल पर mm क्यूब इज द ई, और कुछ नहीं बचा। ऐसे भी लिख सकते हो, डिनोट कर लीजिए। क्या इतना लवली कॉन्सेप्ट जो मैं आपको पढ़ाया हूं, जो मैंने आपको पढ़ाया है, क्या ये इतनी बात समझ में नहीं आई? अरे बच्चों को समझ में आ जाती है, आप क्या बड़ी चीज हो। बच्चा कहता है फैन है कि सर प्रोडक्शन पढ़ना है तो आ जाओ भाई। प्रोडक्शन तो ऐसी चीज है जहां पे थ्योरी कम, न्यूमेरिकल ज्यादा, कॉन्सेप्ट ज्यादा, किसी भी एग्जाम के लिए, तो आप समझ लीजिए। चलिए, ओ व्हाट अ लवली कॉन्सेप्ट। चलिए, एक क्वेश्चन था ये जो बच्चा भाई, जो ये गेट प्रीवियस ईयर का है ना, उससे ही ताल्लुक है, ये बताऊंगा। अब्रेसिव जेट मशीन के बारे में एक आपके लिए लाऊंगा एक दिन पूरा। अब्रेसिव जेट मशीन होती क्या है सब कुछ बताऊंगा। तो एमआरआर क्या होता है? एमआरआर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू डी क्यूब होता है बेटा, ठीक है। तो अब ये क्या कह रहा है, सुनना। एमआरआर फॉर क्यू एब्रेसिव डी मैटर 10 एब्रेसिव, ये बोल रहा है कि 10 mm क्यूब इक्वल टू लगा लो थोड़ी देर के लिए क्यू डी क्यूब। दी फ्लो रेट ऑफ दी एब्रेसिव इज डबल, तो अगर आप इसको MRR2 लिख दो तो फ्लो रेट कितना हो रहा है 2Q हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय मीन डायमीटर इज हाफ, तो 2 बाई इसका क्यूब हो गया बेटा। तो अब आप ये देखो, इससे तो ये कट गया, तो ये तो इधर चला जाएगा 20 mm क्यूब डिवाइड बाई ये इधर जाएगा कट जाएगा, तो डिवाइड बाई 8 हो गया, इक्वल टू ये भी ये हो गया। तो ये तो आपको डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। MRR क्यूब को डायरेक्टली ले लो x, तो कितना हो गया जी x इक्वल टू 2.5
mm³ पर सेकेंड इज अ लवली कॉन्सेप्ट, ये आ जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चंस भी आपसे पूछता है। मैं सिंपल बता रहा हूं कि बेटा ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी आपसे पूछता है कि बताओ कि क्या हो सकता है, ये हो सकता है सर न्यू क्वेश्चंस में MRR/Q/D³ आपसे पूछ सकता है कोई से भी क्वेश्चन में। कहीं मैंने कैल्सी उठाया, कहीं कैल्सी उठाया, खुद बताइए, कहीं पे कैल्सी उठाया, कहीं कैल्सी नहीं है, तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन मिलता है। मैं हो ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए अभी एक क्वेश्चन रह रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ रे, मैंने क्वेश्चन छोड़ रहा आपकी स्क्रीन पे, पीछे आइए, ये रहा क्वेश्चन छोड़ के कहता ना कि इस क्वेश्चन को आके करते हैं, ये रहा। अब ये देखिए ऐसा क्वेश्चन मिलता है, ऐसा क्वेश्चन मिलता है जो परेशान करता है। बिल्कुल, क्या गेट में आ सकता है? हाँ जी बेटा गेट में आएगा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, और ये देखिए आपके लिए नए नए क्वेश्चंस लाया हूं, आज की क्लास का बिल्कुल नई क्वेश्चन है। इन मेटल मशीनिंग प्रोसेस द टूल चेंजिंग टाइम, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है क्वेश्चन कि T इक्वल टू टूल चेंजिंग टाइम 1 - n डिवाइड बाई n का एक फॉर्मूला पढ़ा। क्या इतनी बात सबको क्लियर थी कि हाँ सर इतना मैंने पढ़ा, इतना पढ़ा है ना? पढ़िए पढ़िए, कहता है कि द टूल रीग्राइंडिंग टाइम, लिख लो उसको, टूल रीग्राइंड टाइम टूल 8 मिनट और टूल चेंजिंग टाइम इक्वल टू 10 मिनट लिखा हुआ है। इफ द मशीनिंग रनिंग कॉस्ट इज ₹6, मशीनिंग कॉस्ट इज ₹6 पर आवर एंड द टूल डिप्रिएशन, प्री ग्राइंडिंग करते हैं, प्री ग्राइंडिंग करने के लिए, प्री ग्राइंडिंग जो हो रही है उसको कह रहा है कि वो 30 पैसे में हो रही है। अरे पूरा ही 30 पैसे का होगा, बिल्कुल 30 पैसा। देन दी ऑप्टिमम कटिंग स्ट्रीम, बेटा ऑप्टिमम कटिंग स्ट्रीम की बात कर रहा है, ऑप्टिमम कटिंग की बात कर रहा है। देखिए आपको भी पता है क्या कह रहा है, खुद सोचिए कि सर अगर मैं कोई ग्राफ बनाता हूं, कोई भी ग्राफ बना लीजिए, V और T के बीच में ग्राफ है, तो देखिए अगर T बढ़ेगा तो वेलोसिटी कम हो रही है, तो वो टाइम, देखिए टाइम बढ़ रहा है, किसी चीज को बढ़ाना तो वेलोसिटी कम हो रही है। आप ये कह रहे हैं कि भाई मुझे ऐसी चीज बताओ कि अगर ये ऐसे, अगर मैं कोई ऐसी चीज लाऊं कि यहां पे कोई ऑप्टिमम, जहां पे आपका मैक्सिमम ऑप्टिमम आंसर आ सके, ऑप्टिमम आंसर आ सके, तो ऐसा क्वेश्चन क्या कहता है कि टोटल कॉस्ट बताइए, टूलिंग कॉस्ट क्या होगी, आपसे पूछ रहे टूलिंग कॉस्ट। तो टूल की कॉस्ट तो दोनों होगी ना बेटा, कौन कौन सी कॉस्ट होगी सर, कि टूल रीग्राइंड कॉस्ट, समझने की कोशिश करना, टूल रीग्राइंड कॉस्ट प्लस में डिप्रिसिएशन कॉस्ट, डिप्रिसिएशन कॉस्ट, डिप्रिसिएशन कॉस्ट, टूल डिप्रिसिएशन की बात कर रहा है। अब ये देखिए क्या कहता है, बड़े ध्यान से सुनना भाई, जो मशीनिंग कॉस्ट है, अरे ये इस तरीके की कॉस्ट दी गई है। अब ये क्या कह रहा है, टूल रीग्राइंड, अरे टूल को रीग्राइंड होने में 8 मिनट लगते हैं, कॉस्ट की बात नहीं कर रहा है। देखिए टोटल डिप्रिसिएशन कॉस्ट कितना है सर, 30 पैसा, तो मैं इस 30 पैसे को 0.30 रुपीज ना लिख दूं, 0.30 रुपीज लिख सकता हूं ना अगर इसको लिखूं। हाँ, टूल रीग्राइंड कहता है कि हर 8 मिनट में टूल रीग्राइंड हो रहा है, और उसको रीग्राइंड करने के लिए 6 रुपए लगते हैं 1 घंटे के, तो 6 डिवाइड बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 8 नहीं हो जाएगा? सोचे कैसे, सोचो सोचो, टूल रीग्राइंड है, टूल रीग्राइंड करने में 8 मिनट लगते हैं, टूल चेंजिंग टाइम में 10 मिनट लगते हैं, रीग्राइंड करने में 8 मिनट, आप टूल लो ग्राइंड करो 8 मिनट लगे। वो कहता है कि टूल को रीग्राइंड करने में 6 रुपए पर घंटा लगता है। कितना, अगर 1 घंटे के लिए 6 रुपए लगते हैं तो 8 मिनट के लिए कितना रुपया लगेगा सर, यही तो लगेगा, यही तो लगेगा ना, बस यही था कि रुपीज अगर आप इसको करो तो 8 डिवाइड बाई 10 प्लस में 0.3 तो 1.1 रुपीज लगता है, टूल की कॉस्ट 1.1 है। आप बात को समझोगे कि टूल की कॉस्ट कितनी है भाई, इतनी है, कितनी है जी, इतनी है, सिंपल सी बात है। इसके अलावा कुछ और बोला नहीं सर, टूल की कॉस्ट कितनी होगी, इतनी होगी, टूलिंग कॉस्ट, ये बात निकल के आ गई। अब इसके बाद आगे चलते हैं, आगे चलते आगे चले ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना कि सर नहीं प्रॉब्लम हो तो बता दो। अब देखिए क्या कह रहा है, अब फॉर्मूला क्या होता है सर, फॉर्मूला क्या होता है सर, देखिए अगर हमें ऑप्टिमम वेलोसिटी चाहिए तो हमें क्या चाहिए होता है, फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है वी टी नॉट ऑप्टिमम,
तो ऑप्टिमम वेलोसिटी के लिए भी, तो अगर हम ऑप्टिमम निकालेंगे तो टी नोट भी तो आपका ऑप्टिमम होना चाहिए। तो टी नोट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, सुनना सर, अभी तक आपने पढ़ा था, सॉरी ये वाला ऑप्टिमम है ना, तो सर ये टी नोट इक्वल टू टूल चेंजिंग टाइम इनटू 1 माइनस एन, ये तो आपने पढ़ा था ना, बस इसके अंदर आपका सी टी टूल चेंज ये अपॉन में सीएम। अरे टोटल कॉस्ट, अगर ये किसकी बात कर रहा है, टोटल कॉस्ट की बात कर रहा है, जो अभी आपका टोटल कॉस्ट लगी है। देखो ये वाली टूल चेंजिंग कॉस्ट कितनी है सर, 10, अरे टूल चेंजिंग कॉस्ट की बात कर रहा है, 10 मिनट है ना, टूल चेंजिंग टाइम, टूल रीग्राइंडिंग टाइम 8 मिनट, तो 10 मिनट लग गए। प्लस में सीटी कितना है, ये तो डिवाइड हो जाएगा, तो ऑब्वियसली बात है सीटी है सर 1.1। सीएम कितना है ये भी बताता हूं, 1 माइनस एन की वैल्यू देखो पीछे गिवन है 0.25 और सी की वैल्यू 180, 0.25 और डिवाइड बाई 0.5। अभी मशीनिंग कॉस्ट, मशीनिंग कॉस्ट कह रहा है 6 रुपए पर घंटा, ये कह रहा है मशीनिंग कॉस्ट। तो ₹6 पर घंटा, 6 डिवाइड बाई 60, दैट इज 1 डिवाइड बाई 10 इक्वल टू 0.1। यही तो मशीनिंग कॉस्ट है, जब तक मशीनिंग लगेगी तो यही तो कॉस्ट लगेगी, तो बेटा 0.1, नथिंग एल्स। मैं होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। सर ये पीछे भी तो आपने किया ना, अरे जब तक मशीनिंग चलेगी तब तक, अरे यार खुद सोचो, मशीन चली, मशीन का लग रहा है 0.1 रुपया, 0.1 रुपया लग रहा है आपका, समझ लो 0.1 रुपया पर सेकंड लग रहा है। रीग्राइंड कॉस्ट में सर, टूल रीग्राइंड कॉस्ट में सर 8 मिनट मशीन चल रही है, 0.1 रुपया लग रहा है 1 सेकंड का, तो वही मैंने निकाल दिया, रुपीस लग गए। तो सिंपल सी बात हो गई, 10 ये कर 21 मल्टीप्लाई बाई 0.75 डिवाइड बाई 0.25। तो अगर आप इसको सोल्व करोगे तो 63 मिनट आ जाएगा, और 63 मिनट में ये आप पुट अप करिए यहां पे। यही तो एक लवली कॉन्सेप्ट था इसका, यही तो समझने वाली चीज है मशीनिंग कॉस्ट ये रही। तो बेटा वी नॉट इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 63 की पावर 0.25, तो ये आपका आ जाएगा बेटा आंसर 160 डिवाइड बाई 63 की पावर 0.25। जैसे ही सोल्व, अरे 180 डिवाइड बाई 63 की जो पावर है वो है 0.25। जैसे ही सोल्व करोगे तो एक आंसर निकल के आ जाएगा, कितना कि सर 63.89 मीटर पर मिनट में आएगा। यार सिंपल सी बात है, मीटर पर मिनट में ही आएगा ना टी कॉस्ट। अरे जब ये टी नोट आपका, ये जो टी नोट है ये आपका 63 मिनट में है, तो वी नोट की बात तो ऑब्वियसली बात है कि मीटर पर मिनट में आएगी। अब इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए, डिवाइड बाई 60, तो आ जाएगा 1.06 मीटर पर सेकंड। और आपसे भी मीटर पर सेकंड में पूछा, दैट अ लवली कॉन्सेप्ट, इसलिए सबसे बाद में कराया, इसलिए सबसे बाद में कराया इस क्वेश्चन को। मैं होप इतने प्यारे कॉन्सेप्ट जो अभ्यास सीरीज आपने लगाई है बेटा, इतने प्यारा कॉन्सेप्ट, अगर कोई डाउट है तो आप तुरंत पहुंचिए, आप कमेंट बॉक्स में चले जाइए या जो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आपको टेलीग्राम ग्रुप एज वेल एज यूट्यूब चैनल एज एज कोर्स की जितनी भी चीजें वो आपको पता लग जाएगी। तो देखिए ये जितने भी मैंने आपको न्यू क्वेश्चंस लगवाए हैं, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस है बेटा, न्यू क्वेश्चंस, क्योंकि इस प्रीवियस ईयर के साथ साथ न्यू क्वेश्चंस लगाएंगे तो हमारा जज्बा जगेगा, पढ़ने की हिम्मत आएगी। तो बेटा आप लोग ऐसे ही जुड़ते रहिए, आप लोगों का प्यार हमें बहुत मिल रहा है, काफी मैसेजेस भी आते हैं, पर्सनल भी आते हैं कि सर मजा आ रहा है कॉन्सेप्ट पढ़ने में। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो ये हमारी वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे चले जाइए, यहां पे आपको कोर्स की कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी, ठीक है जी। फिर सपोर्ट, ये जो नंबर लिख रहा है आपकी स्क्रीन के नीचे भी होगा, यहां पे भी, इस पे चाहे आप मुझे कॉल कर लीजिए डायरेक्टली कि सर आपसे बात करनी है, आपसे मिलना है, आपसे जुड़ना है, ठीक है जी। इसके अलावा और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेल कर दो डायरेक्टली कि सर ये मेल आईडी मैंने मेल कर दिया, आप मुझे इसका आंसर दीजिए। इसके अलावा कुछ और बचता है तो वो जो बचता है वो भी कर लीजिए। क्या बचेगा कि देखो ट्विटर हैंडल है एड अंकल का, आप यहां पे जाके ट्विटर पे हमें कमेंट कर सकते हो। यूट्यूब चैनल और गेट की तैयारी टेलीग्राम, मैं फिर लिखता हूं, दिस वन इज द टेलीग्राम और दिस वन इज द यूट्यूब, ठीक है जी। तो ऐसी ऐसी चीजें आपको पढ़ने के लिए मिल रही है, तो यार मुझे तो लगता है कि मजा आ जाना चाहिए। तो यार देखिए अभ्यास सीरीज है, सैटरडे है आज, तो सैटरडे के बाद आप यहां पे मिलिए। तो आपको एक शायरी याद आ गई, जो बच्चा कहता है कि सर कुछ सुनाइए। तो देखिए, ना मोहब्बत ना दोस्ती के लिए वक्त रुकता नहीं किसी के लिए,
दिलों को अपने सजा ना दे यूं ही, दिल को अपने सजा ना दे, दिल को सॉरी दोबारा से, ना मोहब्बत ना दोस्ती के लिए, वक्त रुकता नहीं किसी के लिए, दिल को अपने सजा ना दे यूं ही, इस जमाने की बेरुखी के लिए, कल जवानी का हसर क्या होगा, सोच आज दो घड़ी के लिए, हर कोई प्यार ढूंढ रहा है यहां अपनी तन्हा जिंदगी के लिए, वक्त के साथ साथ चलता चले यही है बेहतर है आदमी के लिए, वक्त रुकता नहीं किसी के लिए। तो बेटा वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, तो आपको करना है, ठीक है, ये सभी चीजें हैं तो आपको करना है यार, पढ़ना है, करना है। तो मैंने बोल दिया कि बच्चे ने बोल दिया कि सर आपकी एक शायरी सुनिए, तो मैं कहा ठीक है। एक चीज और है आप लोगों के लिए, बुलंद है अगर हौसला तो मुट्ठी में हर मुकाम है, मुश्किलें और मुसीबतें तो जिंदगी में आम है, अगर जिंदा हो तो ताकत रखो बाजुओं में लहरों के खिलाफ तैरने की, अगर जिंदा हो तो ताकत रखो बाजुओं में लहरों के खिलाफ तैरने की, वरना लहरों के साथ तो बहने का काम लाशों का है। देखा ना, ये सारी चीजें है ना, ये सारी चीजें आपको ताकत देगी। बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, बिना कुछ किए जैक जैक कार्ड नहीं होता, जब तक नहीं पड़ती हथौड़े की चोट तब तक कोई पत्थर लोगों के लिए भगवान नहीं होता। ये सारी चीजें मैं लिख के लाया था आपके लिए कि मैं आप होगा तो यार एक मस्त जज्बा सा जग जाएगा। एक और है ना, एक लड़की ने भी बोला कि सर कुछ पढ़ के बताइए, किताबों में तुझे ढूंढती हूं। तो देखिए जो अभ्यास सीरीज है ना, आपको किताबों में भी नहीं ढूंढनी है, आप यहीं पे आइए और ढूंढ लीजिए। किताबों में तुझे ढूंढती हूं, शब्दों में तुझे देखती हूं, मौजूदगी तेरी हमेशा करती हूं आभास, तेरी आंखों के समंदर भी बुझती मेरी प्यास, तुम जब सामने होते हो दुनिया अपनी लगती है, जब होते हो नाराज सब कुछ सपना लगता है, आंखें बंद करती हूं तो तुम्हारा साथ होता है, होठों पर होती है लब और माथे पर हाथ होता है, खुद को झकझोर कर रखते हैं ख्यालों से बाहर आती हूं, खुद को झकझोर करके मैं ख्यालों से बाहर आती हूं, हर राग में हो तुम ही को गुनगुनाती हूं, किताबों में तुझे ढूंढती हूं, शब्दों में तुझे देखती हूं। तो बेटा ये अभ्यास सीरीज है और ऐसे ही आपका प्यार मिलता रहा, बहुत बड़े आप एक दिन बता रहा हूं, इसी प्यार से हम लोग इतना आपको कंटेंट प्रोवाइड करा देंगे, इतना कंटेंट प्रोवाइड करा देंगे कि बेटा आप कहीं नहीं जाओगे, आप यही कहोगे कि सर जो पढ़ाने यही पढ़ा दो, और मेहनत करेंगे दोनों मिलके। मैं फिर कह रहा हूं कि दोनों लोग मेहनत करेंगे। तो मैं आज आपसे विदा लेता हूं आज की क्लास के लिए। जय हिंद एंड थैंक यू सो मच।